शिवगढ़ कॉलोनी के सभी घरों में एक ही परिवार की चर्चा थी। वह था रामनाथ जी का परिवार। इस परिवार में कुल 5 सदस्य थे। पिता रामनाथ, माता जानकी और उनके 3 बेटे सुरेश, महेश और राकेश। सभी पढ़े लिखे और अच्छे स्वभाव के थे। रामनाथ जी ने हमेशा अपने परिवार को एकजुट होकर रहने की सलाह देते थे। कॉलोनी में यह घर इसलिए चर्चा का विषय था क्योंकि लोग कहते थे कि रामनाथ जी कॉलोनी में सभी को संस्कारों की सीख देते हैं। लेकिन जब इनके घर के तीनों बेटों की शादी हो जाएगी तो असली संस्कारों का पता चलेगा। जब उनके बेटों की पत्नियों को एक ही छत के नीचे एक ही रसोई साझा करनी पड़ेगी, तब असली मुश्किलें शुरू होंगी। सभी को उनके तीनों लड़कों की शादी की बेसब्री से इंतजार था। शहर के सारे लोग मानो आंख गड़ाकर बैठे हों हमारे परिवार के ऊपर। इन कॉलोनी वालों को मैं दिखाऊंगा कि एक छत के नीचे 3 बहुएं कैसे रह सकती हैं और कैसे संस्कार लोगों के जीवन में सुख शांति लाता है। आप भी ना शांत हो जाइए, सब भगवान पे छोड़ दीजिए। और हमारे बेटे भी तो समझदार हैं, सब कुछ संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। समय के साथ बड़े बेटे सुरेश की शादी सुनीता से हो गई। सुनीता एक पारंपरिक और साधारण बहू थी। उसने घर में आते ही सबका दिल जीत लिया। वह अपनी सास के साथ मिलकर पूरे घर का काम और रसोई का भी काम संभाल लिया थी। सुरेश भी अपनी पत्नी से बेहद खुश था क्योंकि घर का माहौल पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया था। बहू, तुमने तो घर के कामों को बहुत कम समय में बहुत अच्छे से समझ लिया है और खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हो। जी पिताजी, ये तो मेरा फर्ज है आप लोगों की सेवा करना। काश हमारी बाकी की दोनों बहुएं भी इतनी ही संस्कारी और समझदार आए। कुछ समय बाद महेश की भी शादी हो जाती है। उसकी पत्नी अर्चना एक आधुनिक विचारों वाली लड़की थी जो हेल्दी और डाइट फूड पसंद करती थी। जब वह रसोई में आई तो उसने हल्का और सेहतमंद खाना बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में सुनीता को अर्चना के खाने से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। अर्चना को तला हुआ खाना पसंद नहीं था, जबकि सुनीता को डाइट फूड में कोई रुचि नहीं थी। इस कारण घर के बाकी सदस्य भी असमंजस में पड़ गए कि किसका बनाया खाना खाएं। माँ, आज मैं आपके साथ मिलकर सबके लिए पराठे बना देती हूँ। सबको काफी पसंद आते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल बेटा, ये तो हमेशा ही अच्छा होता है। तुम दोनों की मेहनत देखकर तो घर में रौनक आ गई है। माँ, मुझे लगता है कि हमें तला हुआ खाना खाने के बजाय हल्का और हेल्दी खाना बनाना चाहिए। आजकल लोग फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिटनेस कुछ नहीं होता है। मुझे तो अच्छा खाना ही पसंद है, जैसे मम्मी के हाथ का बना हुआ पराठा। अब तुम ही लोग देख लो, क्या बनाना है तुम्हारे पिताजी और मैं तो सब कुछ खा लेते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद माँ ने सोचा कि अब बहुओं को ही रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, लेकिन यह फैसला उल्टा पड़ गया। दोनों बहुएं एक दूसरे के स्वाद से तालमेल नहीं बैठा पा रही थीं और समय पे खाना भी तैयार नहीं कर पा रही थी। यह उनकी सास को दिख रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन अभी तक सब शांत थे। कुछ समय बाद राकेश की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी निधि पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित थी और उसे भारतीय खाने से ज्यादा पिज्जा, पास्ता, नूडल्स और बर्गर पसंद था। अब रसोई में 3 अलग अलग तरह की पसंद रखने वाली बहुएं थीं। हर सुबह तीनों अपने अपने पतियों के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाने में जुट जाती। एक डाइट फूड बना रही थी, दूसरी पराठे और तीसरी सैंडविच बना रही थी। इससे न सिर्फ रसोई में अव्यवस्था फैल रही थी, बल्कि पूरे परिवार में तनाव भी बढ़ता जा रहा था। अर्चना, तुम ये क्या बना रही हो? मुझे सबके लिए पराठे बनाने हैं और दूध भी गर्म करना है। तुम अभी कुछ मत बनाओ। पर भाभी, ये तो निधि का सामान है। सैंडविच बन रहे हैं सबके लिए। कौन बोला उसको सैंडविच बनाने के लिए? 2 दिन नहीं हुए रसोई संभाले और अपने मन से खाना बना रही है। भाभी, राकेश तो सैंडविच ही खाएंगे, मुझे सैंडविच बनाने दो। सैंडविच हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मैं तो कुछ हेल्थी फूड बनाऊंगी। तुम लोग ये क्या बातें करने में समय लगा रहे हो? सबको काम पे जाना है और तुम लोगों से अभी तक नाश्ता नहीं बन पाया। रहने दो, मैं ही बना लेती हूँ कुछ। माँ, आप इन लोगों को समझाए कि मेरे काम में दिक्कत ना करे।
नहीं तो अपने पसंद का खाना बाद में बना ले। रामनाथ जी को समझ आते जा रहा था कि बहुओं के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। धीरे धीरे बहुओं का आपसी झगड़ा भाइयों तक पहुंच गया। सुरेश, महेश और राकेश भी एक दूसरे से झगड़ने लगे। धीरे धीरे तीनों भाइयों में बातचीत होना तक बंद हो गई। कुछ समय के बाद तीनों बेटों ने माँ बाप से अलग घर की मांग कर दी। अब इस घर में अपनी पसंद का खाना भी नसीब नहीं होगा क्या? आप सुनीता भाभी को समझाए कि ज्यादा तेल वाला खाना ना बनाए। अर्चना सबके लिए डाइट वाला खाना बनाती है, वो सबके लिए बना लेगी। मुझे डाइट वाला खाना नहीं खाना है, भाभीियों को तो खाना बनाना ही नहीं आता है। रोज रोज का ही नाटक हो गया है। ऐसे में मैं इस घर में तुम लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगा। तुम लोग अपनी मनमानी चलाते रहो। अब बहुत हो गया पिताजी, आज तो बंटवारा कर ही दीजिए। अब बस करो, बहुत सुन लिया तुम लोगों की। यह बंटवारा, यह लड़ाई, ये सब बंद करो। क्या तुम लोग नहीं समझते कि परिवार का मतलब क्या होता है? तुम लोग क्यों नहीं समझते कि एकता ही परिवार की शक्ति होती है और एक साथ रहने के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है और समझदारी रखनी पड़ती है। दोनों माता पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की कि एक साथ परिवार में रहने के क्या फायदे होते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कॉलोनी के लोग अब पीठ पीछे बात करने के साथ ही ताने मरने शुरू कर दिए थे। रामनाथ जी है तो बहुत अच्छे इंसान, लेकिन दूसरों को सीख देने से पहले अपने परिवार को भी देखना चाहिए। हाँ माधव, सही कह रहे हो। रामनाथ जी सभी के एकजुट रहने की बात करते हैं। अब देखो, इन्हीं के लड़के अलग होना चाहते हैं। शाम को रामनाथ जी ने सोचा कि अगर बेटों और बहुओं को सबक न सिखाया गया तो परिवार बिखर जाएगा। उन्हें कुछ न कुछ सबक सीखना पड़ेगा। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा कि अब घर में खाना नहीं बनेगा, सबको बाहर से ही खाना मंगवाना पड़ेगा। यह कहकर रामनाथ जी ने रसोई पर ताला लगा दिया। तीनों बहुएं यह सुन के चौंक गई। फिर उन्होंने सोचा कि पिताजी बोल रहे हैं तो उनकी बात मान लेते हैं और अच्छा है, अब बाहर का खाकर मजा भी आएगा। तीनों बहुएं बहुत खुश थीं। उन्होंने अपने पसंद का खाना ऑर्डर कर मज़े से खाना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए और अब बाहर का खाना खाने के सारे मज़े निकल गए थे। महीने के अंत में जब सुरेश, महेश और राकेश ने हिसाब किया तो खाने के बिल की इतनी बड़ी रकम देखकर सभी के होश उड़ गए। इसके साथ ही अब रोज रोज बाहर का खाना खाने की वजह से गैस, एसिडिटी, पेट दर्द व उल्टी दस्त जैसी समस्याएं होना भी शुरू हो गई थी। उफ, अब समझ में आ रहा है कि घर का खाना कितना अच्छा होता है। हाँ, अब मुझे तो अपना पराठा ही याद आ रहा है। होटल का बिल भी बहुत आया है। इससे अच्छा तो हमें घर में ही बना लेना चाहिए। पैसे भी बचेंगे और सेहत भी ठीक रहेगी। हाँ भाभी, सही कहा आपने। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। अब तीनों बहुओं को समझ आ गया कि घर में बना खाना ही सबसे अच्छा और सस्ता होता है। उन्होंने तय किया कि वे फिर से घर में ही खाना बनाएंगी, लेकिन यह नहीं सोच पा रही थी कि काम कैसे बांटे। सभी ने माँ और पिताजी से माफ़ी मांगते हुए इस समस्या के समाधान के बारे पूछा। तब जानकी जी ने उन्हें एक एक समय का भोजन बनाने की जिम्मेदारी को बांट लेने की बात कही। सभी बहुओं ने माँ पिताजी की बात मान ली। चलो अच्छा है, तुम लोगों को समझ तो आया कि परिवार में एकता और समझदारी क्यों जरूरी है। ये लो चाबी, जाओ रसोई का दरवाजा खोल लो। हाँ, और रसोई की सफाई के लिए भी लड़ाई मत करने लगाना। जैसे ही तीनों बहुओं ने रसोई का दरवाजा खोला और लाइट जलाई, वैसे ही एक धमाका हुआ और रसोई में आग लग गई। जानकी जी बिना कुछ सोचे रसोई की तरफ भागी और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। रामनाथ जी ने तुरंत दमकल को फोन कर इसकी सूचना दी। बहुत कोशिश और कठिनाइयों के साथ जानकी जी ने तीनों बहुओं को रसोई से बाहर निकल लिया। दमकल की गाड़ियां भी आकर आग बुझाने लगी। इस घटना ने तीनों बहुओं को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि परिवार एक दूसरे के लिए ही होता है और मुश्किल समय में परिवार ही काम आता है। इस घटना के बाद तीनों बहुओं ने आपस में बैठकर बातचीत की। उन्होंने तय किया कि वे अब रसोई को बांटने के बजाय एक टीम की तरह काम करेंगी। तीनों बहुओं में नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी बांट ली। पहले लोग इस परिवार के बिखरने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब उनकी एकता की मिसाल दी जा रही थी।
हर कोई रामनाथ जी की तारीफ कर रहा था कि उन्होंने अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। अब यह परिवार और भी मजबूत हो चुका था। सबने मिलकर यह साबित कर दिया कि यदि मन में एकता हो तो किसी भी कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है।